सत्ता का संघर्ष, लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई और 4 जून को किसको मिलेगी बधाई, यही है बड़ा सवाल। जी हां, 5 चरणों में 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में अब नजर बाकी बचे 2 चरणों पर है। सभी दल मतदाताओं को अपने पक्ष में जुटाने में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आज 5वें चरण के मतदान के बाद जनता ने जो भी राय ईवीएम में लॉक की है वो बेहद अहम है। सियासी तपिश और मौसम की तपिश दोनों के मिलने की वजह से पॉलिटिकल पंडित भी कोई पक्की राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। मतदान प्रतिशत अन्य चरणों की तुलना में लगातार सुधरा है। अब ऐसे में सब कुछ जनता के पाले में है। 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता ने किसको सत्ता सौंपने का मन बनाया है। आज के चुनाव और बाकी चरणों के मतदान के मद्देनजर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मतदाताओं की वोट डालने की ईमानदारी तो दिख रही है, लेकिन मौसम बहुत बेईमान हो गया है। सूरज सुबह से लेकर शाम तक प्रचंड दंड के साथ हाजिरी लगा रहा है। वहीं 5वें चरण चुनाव की सियासी तपिश भी कम नहीं रही। बहरहाल 5वें चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही लोकसभा की 428 सीटों के लिए चुनाव पूरा हो गया। 5वें चरण में हर चरणों की तुलना में सबसे कम 49 सीटों पर मतदान हुआ। फिलहाल दिग्गजों के लिहाज से ये चरण बेहद खास रहा। रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान में हैं, तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, वहीं सारण से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य। वहीं 5वें चरण के चुनावी यज्ञ में तमाम सियासतदानों ने समीक्षा डाली। रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ मुंबई में वोट डाला। I think it's so important as a Indian citizen to vote. It's our right and our responsibility to vote. And I urge everybody in India to go out and exercise their right to vote. खास बात ये भी कि माया नगरी मुंबई में चुनाव होने से तमाम सेलिब्रिटीज ने भी मतदान किया। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, शंकर महादेवन, अनुपम खेर, नाना पाटेकर से लेकर इमरान हाशमी सभी ने वोटिंग की। अब छठे चरण के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने ओडिशा में कटक, ढेंकनाल में रैली की तो पुरी में रोड शो किया। बहरहाल अब 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। सबकी नजर अब उस तरफ है। सबके अपने दावे हैं। जनता किसके दावे में दम देखती है उसे ही चुनेगी। इंतजार करना होगा 4 जून का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा दिलचस्प रहा है ये चुनाव। इस चुनाव में दोनों तरफ से जोर आजमाइश दिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉन्फिडेंस दिखाया, 400 पार का अपने लिए एक टारगेट रखा, लेकिन इसके बावजूद ताकत पूरी झोंकी। कई जगहों पर ऐसा लगा बयानों से कि भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस खोई हुई जमीन को तलाश रही है, लेकिन इसके बावजूद एक अलायंस बनाने में कामयाब रही। इस अलायंस के जरिए कोशिशें की गई कि अलग अलग राज्यों में कुछ समीकरण बनाए जाएं। कुछ जगहों पर कामयाबी मिली, कुछ जगहों पर नहीं मिली। कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प हो गया। एक सवाल बार बार खड़ा होता रहा कि चेहरा कौन है। और आप देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी, जब 5वें चरण का मतदान चल रहा था, छठे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उन्होंने एक बात कही, झज्जर में उन्होंने ये बात कही कि कौन है इनके पास चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उपलब्धियां एक्स पर भी गिनाई और इसके बाद में उन्होंने अपने भाषणों और चुनावी रैलियों के दौरान भी कई जगहों पर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि कैसे देश बदला और आपका एक वोट कैसे ये बदलाव ला सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए विमल सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, वीरेंद्र वशिष्ठ, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर अंशु जोशी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुरुआत वीरेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आज चेहरे को लेकर बड़ी बात, और आज जब भी मैं चुनाव का जब चरण चल रहा था तब भी कई मेहमानों से बात कर रहा था, आपके पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत हुई, एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि चेहरे का विकल्प न होना या प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष कोई मजबूत या बड़ा चेहरा न होना एक खालीपन लेकर आया आपकी तरफ से चुनाव में। नमस्कार। ये बिल्कुल झूठ है। आज देश के अंदर खालीपन की कोई बात ही नहीं है। उदासी जो थी 10 साल के अन्याय काल की, उसके खिलाफ आज वोटर जब बूथ पे जा रहा है तो खटाखट इंडिया अलायंस के लिए वोट डाल रहा है। तो उसकी आप चिंता ना करो। ये तो हार का जो इनके हालात हैं उसके ऊपर ऐसा भाव भाजपा के सभी नेता कर रहे हैं, और विशेषतः जिन लोगों ने इस सत्ता में सबसे ज्यादा मजा लिया, वो अन्याय करने में सबसे आगे रहे, वो लोग ये बातें कर रहे हैं।
भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और जब भी देश को चेहरे मिले हैं सारे ही अच्छे थे, नेहरू जी से लेके मैं कहूंगा। आज वीरेंद्र जी मैंने एक सवाल पूछा कि ये 400 का आंकड़ा और फिर 380 में से 270 आ रही है, आंकड़ा कैसे आता है? तो मुझे बड़ा अच्छा जवाब मिला बीजेपी की तरफ से। कहा गया कि एक तो एजेंसीज हैं, दूसरा बहुत सारे लोगों से सीधे संवाद किया जा रहा है, जिस तरह एग्जिट पोल होता है उसी तरीके से लोगों से संवाद कार्यकर्ता बीजेपी के कर रहे हैं, और उसके आधार पर यह कॉन्फिडेंस गृह मंत्री अमित शाह दिखाते हैं, नंबर्स बताते हैं बाकायदा कि ये नंबर है। आप जब ये कह रहे हैं कि हार की हताशा है, तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं, कैसे आपको ये अंदाजा लग रहा है? अंदाजा मैं आपको, इसमें अंदाजे की तो बात ही नहीं है। आप अपने स्टूडियो से के अंदर बैठे लोगों से पूछो, जब उनसे पूछा जाएगा कि महंगाई है या नहीं है, तो वो जाकर वोट कह रहा है कि मुझे इंडिया अलायंस के लोगों को वोट डालना है, क्योंकि भाजपा के राज में इससे बुरा हाल हो नहीं सकता जो इन्होंने कर दिया है। जब नौजवान के पास जाते हैं तो नौजवान खुल के कह रहा है कि भाजपा और मोदी सरकार ने केवल बेरोजगारी के अलावा कुछ दिया नहीं। जब आप आदिवासी, ओबीसी और एससी एसटी के लोगों के बीच में जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सरकार हर तरह से गरीब विरोधी सरकार है। इसलिए भारत के लोगों का फैसला हो चुका है, 4 जून को नरेंद्र मोदी को जाना है और इंडिया अलायंस को आना है, और भारत के लिए मुझे इसमें आपका समझ में आया, युवा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये 2 बड़ी बातें आपने कही, इस वजह से आपको लग रहा है। इसका भी मैं उसमें एक और नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, क्या बाकी के मेहमान भी शामिल हो जाएं तो चर्चा आगे बढ़े, नहीं तो मोनोलॉग हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रखे, डॉक्टर अंशु भी अपनी बात रखें। तो विमल जी, क्या कॉन्फिडेंस की एक वजह, अभी आपने देखा कि मैंने कांग्रेस प्रवक्ता से जो बातचीत की, उनका भी अपना कहना है कि आप लोगों से जाकर पूछेंगे तो रोजगार या बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। दूसरा, इंडिया अलायंस लड़ रहा है, यानी कि ये आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए सीटों के समीकरण किए हैं, ये बात इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अभी मैंने कुछ बातें तो रखी जब और बाकी प्रवक्ताओं से बात हो रही थी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस क्या 400 से नीचे आया है, या आपको लगता है अभी भी आंकड़ा वही है, या इसको रिवाइज कर दिया गया है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, और हमारे पास तो एक मजबूत नेतृत्वकर्ता है, इनके पास तो मजबूत कोई नेतृत्वकर्ता भी नहीं है। मैं इनकी पार्टी की बात करूं या इनके जो है गठबंधन की बात करूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है विकास की राजनीति करते हुए आई है। दूसरी चीज होता क्या है ना कि गठबंधन 2019 में भी ये गठबंधन आया था और चुनाव लड़ा था, और आपने देखा था किस तरीके से हमारी भारत के ईश्वरूप जनता ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था। इसलिए दिया था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारत के अंदर जो है विकास के कार्यों का जो है गंगा रूपी जो है बहा दिया गया। अभी हमारे मित्र जो है कांग्रेस के जो है महंगाई की बात कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं, मेरे पास आंकड़ा है 2004 से लेकर 2013 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, उस समय जो है महंगाई जो दर था वो 8.06% था। 10 सालों का मैं आंकड़ा दे रहा हूं जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने, तब से जो है 2014 से लेकर 2023 के बीच में जो है जो महंगाई दर था वो 5.16% था। दूसरी चीज, हम इस तरीके से जो है, देखिए आपने पूछा था हमारे मित्र थे कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप कैसे, आपको लग रहा है कि आप जो है मजबूत है, आपको आपकी सीटें आने वाली है। मैं बता देना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यों को लेकर जो है ग्राउंड लेवल पे जाती है, अपने हमारे जो हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो है ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। पहली ऐसी पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष तक बनाती है। इसके अलावा पन्ना प्रमुख का भी गठन जो है भारतीय जनता पार्टी में किया गया है। वहां से हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं कि किसको जो है उस बूथ, अगर हमारा वो जो बूथ होता है अगर वो कमजोर होता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा वर्क करती है। आपने देखा किस तरीके से, जैसे अगर हम चुनाव किसी राज्य में अगर चुनाव हारते हैं, हम चुनाव जिस दिन हारते हैं उसी दिन से हम जो है उस राज्य में जो है कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, और आने वाले चुनाव में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, एक संवेदनशील पार्टी है। हम जो है हमेशा अपने जो है डेकोरम को जो है मेंटेन रखते हैं, और
हमेशा जो है ग्राउंड के लोगों ठीक को है, जो है योजनाओं मुझे से मुझे अपने- आपकी कुछ बात अपने समझ में आई। विकास कार्यों से डॉक्टर अंशु को मैं शामिल करूं उससे पहले वीरेन जी एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, बूथ मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट, बीजेपी बहुत आगे जा चुकी है इस मामले में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे वाली बात जो आती है, वो चेहरा जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती रही है कि एक्सेप्टेबल कई बार अलायंस के नेताओं को नहीं रहा। अब उसमें भी चेहरे बहुत सारे हैं कि अरविंद केजरीवाल चेहरा, वो अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाना क्या अब तो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं 2022 के बाद से अखिलेश यादव, तो उनकी अपनी एक लड़ाई है। अब सबकी अपनी अपनी लड़ाई में, क्योंकि दुश्मन एक है या एक के खिलाफ लड़ना है, इसलिए सब एकजुट हो गए। ये बहुत वैचारिक गठबंधन दिखने के बजाय कहीं ना कहीं मजबूरी का गठबंधन ज्यादा दिखता है। बिल्कुल नहीं, ना ये मजबूरी की, ये केवल जब इस गठबंधन का जन्म हुआ तो उसमें एक ही चीज मुख्य मुद्दा है, भारत का संविधान। ये लड़ाई हम भारत के संविधान की, क्योंकि जो ये लोग तो देखो, ना तो इस बार भाजपा लड़ रही है ना कुछ, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा गया कि इस बार भाजपा की सरकार आएगी। हर जगह ये केवल एक व्यक्ति विशेष को लेके चल रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और रही तैयारियों की बात, आ जाए किसी भी बूथ लेवल पर, आज ये बड़े इनको वो कहते हैं ना, हमारा मैनेजमेंट इतना है, आज के चुनाव में यूपी के अंदर या हर जगह जो कतार इंडियन और लोगों की इंडिया ब्लॉक के लिए लगी हुई थी, वो बताती है कि हमारा मैनेजमेंट क्या था। जाओ तो सही, देखो तो सही। हाँ, आज हमें ये मानना जरूर है कि कुछ चंद मीडिया के लोग हमें नहीं दिखाते हैं, उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है, हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि इस सरकार के सामने जो झुक गया वही टिक गया। ये लोकतांत्रिक सरकार इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि आवाज, आप गांव-गांव, शहर-शहर कहीं भी जाओ, केवल लोग कह रहे हैं कि हमें 10 साल के अन्याय काल से अब बाहर निकलना है। हाँ, एक और चीज हम खुल के कह रहे हैं कि इस बार हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। ये हमारा चुनाव जनता। ठीक है वीरेन जी, इस पर मैं कुछ, क्योंकि आपने जैसा कहा, मैं तो गांव-गांव गया, मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा, पूरा मध्य प्रदेश घूमा, राजस्थान गया, तमाम जगहों पर मैंने खूब मतदाताओं से जमकर बात की, जितना मैं आकलन कर सकता था, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि ये मंच आप लोगों का मंच है, तो मैं आपके अनुभव भी जानना चाहता हूं। आपने कुछ अनुभव रखे। डॉक्टर अंशु, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो भी बातें कह रहे हैं, उससे ये लगता है कि कुछ हद तक, मतलब ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि बिल्कुल कोई विपक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा, एक में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और सामने बहुत कमजोर स्थिति। लेकिन अभी 5वें चरण आते आते कॉन्फिडेंस बीजेपी का है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष लड़ा तो है चुनाव। प्रवीण जी, पहली बात तो विपक्ष कहाँ है? मैं तो एक विश्लेषक की तरह इस पूरे चुनाव को देख रही हूँ। ये जो इंडिया अलायंस बना, ये किन परिस्थितियों में बना, कैसे सारे नेताओं ने लड़ झगड़ के इसमें हिस्सा लिया, हम सभी जानते हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि ये मजबूरी का गठबंधन नहीं है। अगर मजबूरी का गठबंधन नहीं है तो 1, 2, 3 कम से कम प्रधानमंत्री के कोई तो चेहरे प्रस्तुत किए जाते। और मजबूरी का गठबंधन नहीं होता तो आप पश्चिम बंगाल और केरला में एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हैं? ये किस प्रकार का अलायंस है? एक तो ये बात। दूसरी बात यह कि भाजपा के जो 10 साल के विकास के जो तरह तरह के जो काम है, एक बहुत लंबी फेरिस्त है, इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। तो कांग्रेस की तरफ से बार बार अलग अलग फेज में जो विवादास्पद टिप्पणियां आई ना, कभी धर्म पर आधारित आरक्षण की बात की गई, कभी मरिया आलम खान ने वोट जिहाद की बात छेड़ दी, कभी हमने देखा कि सैम पित्रोदा की तरफ से बहुत ही शर्मनाक बयान दिए गए। तो जो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं, उससे वोटर्स का मन और भी आहत है। कई कई जगह हमने देखा, हमने इंदौर में देखा कि किस तरह से वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। तो ये जो विपक्ष में, या कहूं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, तो ये तो वर्षों के बाद सभी पहली बार ये इस प्रकार का चुनाव हो रहा है प्रवीण जी, जिसमें सभी जान रहे हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं
और अगले प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कौन शपथ लेने वाला है? वीरेन जी, एक तरफ तो थोड़ा सा ये जो आपके कई नेताओं का बीजेपी में जाना हो, सूरत, इंदौर, ये सारे जो घटनाक्रम हुए, कार्यकर्ताओं का भी इसी तरीके से देखने को मिला। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं बूथ मैनेजमेंट बड़ा मजबूत हुआ, और एक ये भी बात रही जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा अपनी रैलियों में बनाया कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कई जगहों पर बड़ा लंबा लंबा इंतजार करना पड़ा उम्मीदवार घोषित करने के। दो बड़ा विरोधाभासी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पता नहीं आपको कैसे लग रहा। मेरी बहन को मैं नमस्कार कहते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप जाएं बहन, आप इनकी स्थिति देखें कि आप एक स्वतंत्र विश्लेषक बने और ये देखें कि हालात भाजपा के राज में कितने बुरे हो गए हैं। बेरोजगारी का जो वादा किया था उस पे क्या कुछ हुआ 10 साल में? नहीं वीरेन जी, ये तो फिर विषयांतर हो जाएगा। दोबारा हम उसी पर चले जाएंगे। आपके कार्यकर्ता, आपके नेता पार्टी छोड़कर गए, इस पर बात चल रही थी, यही बात रखी गई। उस पे भी आ जाता हूं कि कमजोर लोग चले गए। हमने तो खुल के गए, हमारे लीडर ने, जो कमजोर है भाग जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे पास बब्बर शेर हैं। उनको उम्मीदवार बनाया गया था, वो कमजोर कैसे हो सकते हैं? बहुत छाट कर उम्मीदवार बनाया जाता है। अरे एक दो और कमजोर थे, वो अच्छा ही हुआ पहले चले गए, और जो अब जीतने वाले सरकार आ रही है उसमें सब मजबूत लोग आ रहे हैं। ठीक है, विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विमल जी। कि अभी हमारी जो बहन बैठी है डॉक्टर अंशु गुप्ता, उन्होंने काफी अच्छा अपना वक्तव्य रखा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, देश की जनता को दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। तो आप 24 घंटे में से देखिए 16 घंटा 18 घंटा वो देश को जो है अपना समय दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कार्यकर्तागण हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी की योजना जो है लेकर जाते हैं, और वहां से हम जो है लोगों को जो है दिखाते हैं कि हमने क्या कार्य किया। उस कार्य को देखते हुए आप मुझे वोट कीजिए। रही बात, देखिए, कभी भी कोई परिवार को चलाने के लिए एक मजबूत मुखिया का होना बहुत जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मजबूत जो है मुखिया नहीं। आपने देखा राजस्थान का क्या हाल हुआ, आपस में जो है सचिन पायलट जी और इनके मुख्यमंत्री जी आपस में लड़ गए। आपने चन्नी साहब का देखा, और वो पंजाब में चेहरे पर बात फिर से आई, चेहरे पर बात फिर से आई। वीरेन जी, इंदिरा गांधी जी बहुत बड़ी नेता रहीं, उनका नाम आज तक इस्तेमाल होता है। सोनिया जी जो हैं वो एक ऐसे समय पर जब वो नहीं आ सकती थी राजनीति में, आई, यूपीए 1 यूपीए 2 जैसा सक्सेसफुल उन्होंने टेन्योर दिया। ये ऐसे बड़े बड़े चेहरों ने आपको चुनाव जितवाया है। आप चेहरे की उपयोगिता क्यों नहीं मानते हैं, और क्यों नहीं मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे ने बीजेपी को एक उछाल दिया है जिसके समकक्ष विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है? देखो, पहली बात, फिर मैं दोबारा पहले का ये बीजेपी कहना बंद करो। मैंने कहीं भी एक भी दिन मोदी जी से या उनके सरकार से किसी से ये नहीं सुना कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए बीजेपी तो आप कहना बंद करिए। और दूसरा मेरा विमल जी से पूछना है कि राजस्थान में आपने चेहरा क्यों नहीं बताया था? क्या भजनलाल शर्मा जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में मिस्टर यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है? इनका मेरे को जवाब दे देंगे, फिर मैं बात करूंगा चेहरों की। हालांकि मैं बीजेपी की तरफ से बता दूं, वो तो देंगे ही कि मोदी क्यों नहीं करा था इन्होंने चेहरा? मोदी चेहरा थे, मोदी को चेहरा रखा था, मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की तैयारी करनी थी इनको। मैं आपको विधानसभा में बात पूछ रहा हूँ कि इनको लोकसभा की तैयारी करनी थी, जो इमीडिएट बाद में था, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसको बोला भी। फिर आप हमारा चेहरा सुनना चाह रहे हो ना? मैं चेहरा बता रहा हूँ कौन है। हमारा चेहरा भारत का संविधान है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा कांग्रेस या इंडिया अलायंस से, वो केवल भारत के संविधान को लेकर ही काम करेगा, जो भारत का संविधान उसको करने की आज्ञा देता है, क्योंकि ये भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसलिए चेहरा हमारा भारत का संविधान है, व्यक्ति नहीं। हमारे लिए प्रथम भारत का संविधान है। भारत के संविधान के अनुसार हम भारत के लोगों की सेवा करेंगे, और हमारी नीतियां जो होंगी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्लियर हैं, वो और हमारे अलायंस पार्टनर के मैनिफेस्टो में क्लियर हैं, और हमारे लोकल एमपी के कैंडिडेट ने भी अपने अपना जी विमल जी बोलिए मैनिफेस्टो दी। ठीक है वीरेन जी, अब सुन लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला भारत का संविधान। देखिए, भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा था, और उस संविधान में लिखा गया था कि जाति के आधार पर जो आरक्षण दिए जाएंगे। लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे विपक्ष की सरकार है, वहां पे जाति नहीं धर्म के आधार पर जो है आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो ये कौन सा संविधान का जो है महत्व रख रहे हैं, या कौन सा संविधान की बातों को रख रहे हैं?
देखिए आपने देखा जैसे बोलिएगा वीरेंद्र जी, एक एक करके विमल जी बात कर लें, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, उनकी बात खत्म होने दें। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करूं, वहां पे हमारे SC ST और OBC वर्ग के लोगों से जो है आरक्षण को छीनकर जो है मुसलमानों को दिया गया है। मैं केरल की बात करूं तो केरल में शिक्षा में जो है 8% जो है आरक्षण जो है SC ST और OBC वर्ग के लोगों से उठाकर जो है मुसलमानों में दिया गया है। 10% जो है नौकरी में जो है SC ST और OBC वर्ग के लोगों से आरक्षण उठाकर दिया गया। कर्नाटक में जो है हमारे SC ST वर्ग के और OBC वर्ग के लोगों से आरक्षण उठाकर दिया गया। इन्होंने कहा कि आपका राजस्थान में चेहरा कौन है, मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है, छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन है। मैं पहले ही बता दिया था कि हमारा सिर्फ एक ही चेहरा होता है, वो होता है विकास। हमने जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में हम जो राशन दे रहे हैं, वो हमारा विकास है। हम जो है 50 करोड़ लोगों को हमने जनधन खाते के तहत जो है हमने खाते खुलवाए हैं। हमने 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जो है हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें 5 लाख तक। ठीक है, मैंने डिटेल में प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनाई, वो फिर विषयांतर हो जाएगा। अभी आपने संविधान वाली बात जो बोली इंपॉर्टेंट है, वीरेंद्र जी उस पर जवाब दें, क्योंकि आप ही का काउंटर एक आंसर दिया है। देखिए, जो चीज मैं आ रहा हूं डॉक्टर अंशु, जो भी संविधान के तहत होता है, एक चीज आप सुन लीजिए, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है कोई भी चीज, तो उसका आप कोर्ट में जाकर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि संविधान के अनुरूप नहीं था इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का RBI के जबकि गवर्नर ने विरोध किया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये मनी लॉन्ड्रिंग का, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मोदी सरकार ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दो धंधा लो की नीति लाई गई है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। नीतियां बना ली जाएंगी, पर देश की सुप्रीम कोर्ट उन गलत संविधान यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो बात कही, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, ताकि मैं डॉक्टर अंशु के पास। इलेक्टोरल बॉन्ड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, भ्रष्टाचार का। आप मुस्लिम आरक्षण के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो विमल जी ने सवाल उठाए आपके राज्य सरकार? हमारा आरक्षण भारत के संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, उन्होंने धर्म के नाम पर आरक्षण बोला ही नहीं है, यही बात बोली। आरक्षण मिलना है वही मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं। ये उन्हीं के साथ आज अलायंस में जाकर प्रचार कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अंशु, क्योंकि समय कम है, डॉक्टर अंशु की आवाज दीजिए। नहीं करना चाह रही हूँ, कांग्रेस के मेरे भाई ने अभी यहाँ शेर और कमजोर लोगों की बात की। भाई ये कैसे इनके शेर है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। खैर, मैं विषय पर आऊंगी। संविधान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। जिस पार्टी ने कच्चा थीवू द्वीप को, जो भारत का एक इतना सामरिक क्षेत्र था, उसको श्रीलंका को उठा करके दे दिया, तब संविधान कहाँ था? जम्मू कश्मीर को भारत से काट करके इतने सालों तक रखा धारा 370 के नाम पर, तब संविधान कहाँ था? संदेश खाली में इतना बड़ा कांड हो गया, कांग्रेस पार्टी चुप रही, तब संविधान कहाँ था? आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, तब संविधान कहाँ था? राहुल गांधी धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रहे हैं, तब संविधान कहाँ है? और ऐसी पार्टी जब संविधान की बात करती है, बात नहीं है कि हमारी बहन को सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। खैर, अब मैं समझ गया। देखिए, अभी चर्चा जो हुई उसमें बैलेंस तरीके से आप सभी ने अपना व्यू रखा, लेकिन मैं जानता हूं अब चर्चा गरमाएगी, आप लोग कई मुद्दे रखेंगे। समय की सीमा यहीं तक। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही।